जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। दोस्तों, सोचिए कि दुश्मन की तरफ से एक साथ दर्जनों ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें रोकने के लिए सिर्फ एक रेडार या मिसाइल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के अलग अलग रेडार, सैटेलाइट, एयरबॉर्न सेंसर, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, फ्यूचर प्रोजेक्ट कुश और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक दूसरे से लगातार बात कर रहे हैं। और इसी पूरे नेटवर्क का दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी दुश्मन के एक टारगेट को देखकर सिर्फ एक सिस्टम फैसला नहीं करेगा, बल्कि पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क मिलकर तय करेगा कि खतरा क्या है, कहां से है और उसे रोकने के लिए कौन सा इंटरसेप्टर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी विजन को लेकर सामने आया है भारत का नेक्स्ट जनरेशन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क, जिसको हम सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। अब खबर यह है कि इजराइल ने भारत को इस एम्बिशियस प्रोग्राम में एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए सहयोग करने की पेशकश करी है। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल आखिरकार भारत को क्या देने की पेशकश कर रहा है, और क्या भारत अपना पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क इजराइल की टेक्नोलॉजी पर बनाएगा, या फिर यह सहयोग सिर्फ कुछ खास टेक्नोलॉजीज तक सीमित रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर सुदर्शन चक्र सफल हो गया तो भारत की एयर डिफेंस कितने खतरनाक तरीके से मजबूत होगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सुदर्शन चक्र की। सुदर्शन चक्र किसी एक मिसाइल या किसी एक लॉन्चर का नाम नहीं है, इसे एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस इकोसिस्टम के तौर पर समझना सही होगा। भारत के पास पहले से कई अलग अलग एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। हमारे पास S-400 है, हमारे पास आकाश और आकाश NG है, हमारे पास भारत का प्रोजेक्ट कुश जैसे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम पर काम करने का इस समय जो इस इनिशिएटिव है वो है, और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम भी लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। समस्या ये नहीं है कि भारत के पास सिस्टम नहीं है, असल चुनौती है कि इन सभी सिस्टम को एक साथ कितनी एफिशिएंटली काम कराया जाए। और यहीं पर सुदर्शन चक्र का कॉन्सेप्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका उद्देश्य अलग अलग सेंसर्स, रेडार्स, मिसाइल बैटरीज, कमांड सेंटर्स और फ्यूचर डिफेंस एसेट्स को एक कॉमन नेटवर्क में जोड़ना है। मतलब दुश्मन के सामने भारत की एयर डिफेंस अलग अलग सिस्टम का कलेक्शन नहीं, बल्कि एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड डिफेंसिव शील्ड की तरह काम करे। अब इसराइल की पेशकश महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने सुदर्शन चक्र प्रोग्राम में भारत की मदद करने की पेशकश करी है। लेकिन यह हेडलाइन देखकर यह मत समझिएगा कि इसराइल भारत को कोई पूरा एयर डिफेंस सिस्टम बेचने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोकस वेपन सप्लाई से ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन पर है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर नेटवर्किंग, रेडार इंटीग्रेशन, डेटा फ्यूजन और क्लाउड बेस्ड बैटलफील्ड आर्किटेक्चर जैसी टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती हैं। यानी इसराइल की संभावित भूमिका ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने में हो सकती है जो भारत के अलग अलग डिफेंस सिस्टम को आपस में जोड़ सके। और यही चीज़ इस पूरी खबर को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में सिर्फ मिसाइल की रेंज या रेडार की पावर काफ़ी नहीं है। इंफॉर्मेशन कितनी तेज़ी से और कितनी एक्यूरेटली सर्कुलेट होती है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब AI क्या सुदर्शन चक्र का दिमाग बनेगा? जी हाँ। अब इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल बहुत कम एल्टीट्यूड पर भारत की तरफ आ रही है। अगर उसे सिर्फ एक रेडार देख रहा है और किसी कारण से वो रेडार टारगेट को ट्रैक नहीं कर पाता, तो समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन इंटीग्रेटेड नेटवर्क में सिचुएशन अलग होगी। एक रेडार के अलावा दूसरे रेडार, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, पैसिव डिटेक्शन सिस्टम और भविष्य में स्पेस बेस्ड सेंसर भी टारगेट से जुड़ी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और सवाल यह है कि इतना सारा डेटा कौन समझेगा? यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका आती है। AI अलग अलग सेंसर से आने वाले डेटा को फ्यूज करके एक कॉमन टारगेट पिक्चर तैयार कर सकता है। अगर 5 अलग अलग सेंसर एक ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो सिस्टम ये समझ सकता है कि ये 5 अलग अलग टारगेट्स नहीं, बल्कि एक टारगेट है। इसे ब्रॉडली सेंसर फ्यूजन कहा जाता है। और यही कैपेबिलिटी सैचुरेशन अटैक के दौरान बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि ड्रोन भी एक बहुत बड़ा खतरा है आज के समय में। जी हाँ, आज का बैटलफील्ड तेजी से बदल रहा है। पहले एयर डिफेंस का मतलब मुख्य रूप से फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल को रोकना माना जाता था, लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। स्मॉल ड्रोन्स, लोइटरिंग म्यूनिशंस और ड्रोन स्वार्म ने एयर डिफेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ा दी हैं। कल्पना कीजिए कि एक साथ दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हर टारगेट को मैन्युअली आइडेंटिफाई करना और फिर तय करना कि किस पर टारगेट करना है या कौन सा टारगेट है और उस टारगेट पर कौन सा वेपन इस्तेमाल करना है, ये कमांड सेंटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है।
एआई यहाँ पर थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन में मदद कर सकती है और कौन सा टारगेट ज़्यादा डेंजरस है, कौन सा डिकॉय हो सकता है, कौन सा टारगेट पहले इंटरसेप्ट करना ज़रूरी है और अवेलेबल इंटरसेप्टर्स में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है, ऐसे डिसीजंस को फास्टर और कोऑर्डिनेटेड बनाने में एआई असिस्टेड सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सुदर्शन चक्र में कौन कौन सा सिस्टम जुड़ सकते हैं, अब यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ्यूचर आर्किटेक्चर में कई एग्जिस्टिंग और अपकमिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करके परिकल्पना करी गई है। सबसे पहले आता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसके बाद आकाश और आकाश एनजी जैसे इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट कुश, जो भारत की लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इसके साथ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की अलग अलग जो फेजेस की कैपेबिलिटीज हैं, ये भी भविष्य में नेटवर्क का हिस्सा बन सकती है। और अब अगर ये सभी सिस्टम एक कॉमन कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर के जरिए जुड़े हों तो एक टारगेट की इन्फॉर्मेशन अलग अलग लेयर्स तक पहुंच सकती है और यही एक लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क की ताकत है। देखिए, अगर एक रेडार फेल हुआ तो यहाँ पर पूरा सिस्टम फेल नहीं होगा। जी हाँ, तो सुदर्शन चक्र का कॉन्सेप्ट एक ये भी है, इसका बड़ा फायदा कि यहाँ पर रिडेंडेंसी है। मान लीजिए कि किसी एक इलाके में एक रेडार को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कारण टारगेट की इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो जाती है या टेरेन मास्किंग की वजह से टारगेट उसकी डिटेक्शन रेंज से बाहर चला जाता है और अगर पूरा सिस्टम उसी रेडार पर डिपेंडेंट है तो टारगेट ट्रैक खो सकता है। लेकिन नेटवर्क सेंट्रिक आर्किटेक्चर में दूसरे सेंसर टारगेट को ट्रैक करना जारी रख सकते हैं। यानी सिस्टम की ताकत किसी एक रेडार या एक मिसाइल बैटरी पे नहीं होगी बल्कि पूरे नेटवर्क की कलेक्टिव कैपेबिलिटी पर होगी और यही मॉडर्न वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और उसके बाद आता है क्लाउड बेस्ड बैटलफील्ड नेटवर्क। रिपोर्ट में क्लाउड बेस्ड और बैटलफील्ड मैनेजमेंट आर्किटेक्चर की भी बात की गई है। नाम सुनकर ऐसा मत समझिएगा कि मिलिट्री सिस्टम किसी अन्य इंटरनेट क्लाउड पर चलेंगे। यहाँ बात एक सिक्योर मिलिट्री नेटवर्क के आर्किटेक्चर से है जहाँ पर अलग अलग ऑपरेशनल नोड्स इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। इसका फायदा ये होगा कि पूरा कमांड स्ट्रक्चर किसी एक लोकेशन पर ना निर्भर रहे। अगर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कोई कमांड फैसिलिटी प्रभावित होती है तो नेटवर्क के दूसरे नोड्स इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग फंक्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं। यानी एयर डिफेंस नेटवर्क को ज़्यादा रेजिलेंट और सर्वाइवेबल बनाने की कोशिश होगी। अब हाइपरसोनिक मिसाइल के दौर में ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है हाइपरसोनिक वेपन। इन वेपन्स की हाई स्पीड और मनूवरबिलिटी ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस के लिए या डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। इसके अलावा मनूवरिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्टेल्थ क्रूज मिसाइल भी डिटेक्शन और ट्रैकिंग को कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। ऐसे थ्रेट्स के खिलाफ सिर्फ ज़्यादा पावरफुल मिसाइल्स का होना पर्याप्त नहीं है। आपको थ्रेट को सही समय पर डिटेक्ट करना होगा और उसकी ट्रेजेक्टरी को लगातार अपडेट करना होगा और अलग अलग सेंसर्स से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को तेजी से कंबाइन करना होगा। यानी भविष्य की मिसाइल डिफेंस में स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन और क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बेहद महत्वपूर्ण होगी और सुदर्शन चक्र का कॉन्सेप्ट इसी डायरेक्शन में जाता है। देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल ज़रूर उठता है कि अगर भारत खुद इतना बड़ा प्रोग्राम डेवलप कर रहा है तो इसराइल की ज़रूरत क्यों है? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ पहले से एडवांस नेटवर्किंग, एआई, सेंसर फ्यूजन, मल्टी डोमेन कमांड एंड कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। इसीलिए संभावित फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब यहाँ पर या कॉपरेशन का मतलब ये नहीं है कि भारत पूरा प्रोग्राम किसी दूसरे देश को सौंप देगा, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर जो सिलेक्टेड नीश टेक्नोलॉजीज हैं इनमें कंट्रीब्यूशन मांगा जा सकता है। तो अभी फिलहाल कोई फाइनल डील नहीं हुई है, सिर्फ प्रस्ताव तक मामला है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, भारत को इसराइल से मदद लेनी चाहिए या नहीं? हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।